एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि जो जूलॉजी का एसईसी है यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स में जो कोर्स का टाइटल है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कल्चर मतलब होता है कृमि पालन यानी कि केचुए का पालन या केचुए का संवर्धन, ठीक। और वर्मी कंपोस्टिंग मतलब होता है केचुए खाद का बनाना, कि केचुए का खाद आप कैसे बनाएंगे। उस इस सिलेबस में आज हम बात करेंगे कि इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। इकोसिस्टम सर्विसेज में बात करेंगे रोल प्लेड बाय अर्थवर्म इन सॉइल इकोसिस्टम, कि जो हमारे पास केचुआ होता है, केचुआ का मिट्टी में क्या रोल होता है, मिट्टी में ऐसे क्या करता है जिसकी वजह से मिट्टी उपजाऊ बन जाती है, ठीक। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अर्थवर्म में इकोसिस्टम सर्विसेज बोलूं या रोल प्लेड बाय अर्थवर्म इन सॉइल इकोसिस्टम, कि मिट्टी के जो इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, उसमें केचुए का क्या रोल है। तो बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, केचुए जब मिट्टी में रहते हैं तो पेड़ पौधे से जो पत्ते वत्ते गिरते हैं, फूल फल गिरते हैं, वो जो जिनको हम ऑर्गेनिक मैटर्स कहते हैं या लिटर्स कहते हैं, उनको भोजन के रूप में यूज करते हैं, ये एज अ फूड मटेरियल यूज करते हैं। और जब ये अपने आहार नाल में, गट में या डाइजेस्टिव सिस्टम में लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। और डाइजेस्ट करने के बाद जब उसको अपने एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकालते हैं तो वह उसका फिकल मैटर कहलाता है, यानी कि उसका वर्मी कास्ट कहलाता है। इसी को हम कहते हैं खाद, ठीक, जो कि न्यूट्रिएंट से भरा हुआ कास्ट होता है। कास्ट यानी कि उसका मल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि केचुआ जो होते हैं पत्तों वत्तों को खा करके वो खाद बनाने का काम करते हैं, जिस खाद में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक। ये हो गया हम लोगों का अर्थवर्म। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम में पाया जाने वाला ये एक प्रकार का इंजीनियर है जो कि पेड़ पौधे के पत्तों को खा करके खाद बनाने का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कमेंट्स की। कमेंट पढ़ लेते हैं पहले। अर्थवर्म एक्ट एज क्रूसियल इकोसिस्टम इंजीनियर, इसको हम इकोसिस्टम इंजीनियर भी कह सकते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम में रह करके पत्तों को खा करके ये मल के रूप में, खाद के रूप में ये बाहर निकालता है, जिसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। दैट इनहांस सॉइल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर। क्या करता है ये? ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करता है, खाता है, इनटू न्यूट्रिएंट रिच कास्टिंग। और जब मल के रूप में निकालता है तो उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इंप्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर थ्रू बोरोइंग। अब ध्यान से देखिए कि जब भी केचुआ इस प्रकार के कार्य को करता है, पत्तों को खा करके खाद निकालता है, तो उस समय वह उस सॉइल की प्रोडक्टिविटी को, उस सॉइल की उत्पादन क्षमता को, उपजाऊ क्षमता को बढ़ा रहा होता है। और क्या क्या करता है उसमें? भाई केचुआ जिस सॉइल में रहेगा उस सॉइल में बिल बना के रहेगा, मैक्रोपोर्स बनाएंगे, ठीक है, पूरा नेटवर्क होगा पोर का, छिद्र का, तो एरिएशन अच्छे से होगा। अगर स्पंज जैसा मिट्टी हो जाएगा, जालीदार मिट्टी हो जाएंगे, छेद मिलेंगे बड़े बड़े, तो हवा आराम से अंदर जाएंगे, पानी आराम से अंदर जाएंगे, तो एरिएशन होगा, वाटर का फिल्ट्रेशन लगभग 90% हो जाएगा। जितना पानी गिरेगा उस जगह पे 90% पानी मिट्टी के अंदर घुस जाएगा। तो वहां जो पेड़ पौधे उगेंगे उनको हवा और पानी बेहतर मिलेगा, तो जबरदस्त तरीके से वहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। देख लो, बोरोइंग मतलब ये बिल बना के रहता है। एंड इंक्रीजिंग वाटर इनफिल्ट्रेशन, 90% वाटर को क्या करता है जी, ये फिल्टर कर देता है। जितना पानी गिरता है वहां पर पानी बह के निकलता नहीं है, 90% पानी अंदर घुस जाता है मिट्टी के अंदर, क्योंकि अंदर छेद बना हुआ है। किसने बनाया? केचुए ने बनाया था। देयर एक्टिविटीज प्रमोट एरिएशन, क्योंकि अंदर पोर है, मिट्टी के अंदर छेद है, तो हवा भी आसानी से जाता है, एयर जाता है, ऑक्सीजन जाता है। न्यूट्रिएंट साइकिल बेहतर तरीके से करता है। अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा अभी जस्ट अगले स्लाइड में, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग क्या होता है ना। एंड प्लांट ग्रोथ, और प्लांट के ग्रोथ में बेहतर रोल प्ले करता है। कैसे करता है अगली स्लाइड में देखेंगे हम। वाइल आल्सो
एडिंग इन बायो रेमेडिएशन ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल। और इन केचुओं का इस्तेमाल जो होता है प्रदूषित मिट्टियों को साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए, प्रदूषण रहित बनाने के लिए, अच्छा मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए केचुए का उपयोग किया जाता है। बायो रेमेडिएशन मतलब किसी जीव का इस्तेमाल करके किसी प्रदूषण को कम करना। जैसे मिट्टी में किसी प्रकार का प्रदूषण हो गया है, कोई हैवी मेटल या कोई पेस्टिसाइड मिला हुआ है, उसकी एक्टिविटी को कम करना है, पेस्टिसाइड की प्रभाव को कम करना है, तो हमको केचुए का इस्तेमाल करेंगे तो वो पेस्टिसाइड या हैवी मेटल या ऑयल की जो वहां पर एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार सेव कर लेते हैं इसको हम। चलिए अगला स्लाइड तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मान लीजिए यहां पर कोई ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, ये लीफ लिटर है, लीफ लिटर यानी कि पौधे से गिरे हुए पत्ते हैं, ये लीफ गिरे हुए हैं, देखिए यहां पर, इनको ये अर्थवॉर्म भोजन के रूप में ले रहे हैं। देखिए अर्थवॉर्म के आहार नाल से गुजर करके, प्रोसेस होकर के, डाइजेस्ट होकर के जब बॉडी से बाहर निकलता है तो इसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये वर्मी कास्ट है, वर्मी कास्ट, या इसको मैं वर्मी कंपोस्ट भी कह सकता हूं। ठीक, इसमें न्यूट्रिएंट रिच होता है, ये न्यूट्रिएंट रिच होता है। और न्यूट्रिएंट में जैसे मैं बात करूं, यहां पर नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाएगी इसमें, ठीक है, पोटेशियम की मात्रा पाई जाएगी और फास्फोरस की मात्रा पाई जाएगी। ये सब न्यूट्रिएंट्स में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक, उसका मल है ये। ठीक, लेकिन इसी सभी न्यूट्रिएंट को मैं क्या क्या बोला कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, ये फास्फोरस हो गया, पोटेशियम का ये हो गया। चलिए मैं ऊपर नीचे कर दूं इसको, जैसे लिखा हूं, नाइट्रोजन के बाद पोटेशियम का के लिखते हैं, फास्फोरस का पी। हाँ, इन सभी को प्लांट फिर इसको यूज करेंगे, अपने जड़ के द्वारा इसको एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके ये फिर प्लांट बॉडी को बनाने में लग जाएंगे। देखिए ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस सब आ गए। फिर एक समय ऐसे आएगा कि ये पत्ती पुनः फिर गिर जाएंगे, फिर साइकिल रिपीट हुआ कि नहीं, इसी को बोलते हैं, इस न्यूट्रिएंट का साइकिलिंग चल रहा है। यहां पर क्या चल रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग चल रहा है। ठीक है, तो इसी बीच में कौन काम आता है, अर्थवॉर्म। ठीक है, ये अर्थवॉर्म न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में मदद करता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। देख सकते हैं यहां पर जब भी ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो यहां पर प्लांट का क्या हो रहा है जी, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये तो इसी चीज को मैंने बोला था कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग करता है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ होता है। ठीक, चलिए इस स्लाइड को भी सेव कर लेते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। की इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अर्थवॉर्म इंक्लूड, कि केचुए के द्वारा किस प्रकार से इकोसिस्टम में रोल प्ले किया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है सॉइल फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। ठीक, अब यहां पर एक डायग्राम देखिए पहले तो, यहां पर देखिए ये मिट्टी दिख रहा है, इस मिट्टी में कुछ अर्थवॉर्म तो सॉइल के ऊपरी सरफेस पर मिलते हैं, जिनको एपिजोइक अर्थवॉर्म कहते हो। कुछ तो अंदर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज जमीन के समानांतर टाइप से ये नेटवर्क जैसा बिल बनाते हैं, जिनको आप एंडोजोइक कहते हो। ठीक, और कुछ पूरा वर्टिकल यानी कि पूरा ये ऊर्ध्वाधर
ऊपर से नीचे बिल बनाते हैं, जिसको आप एनर्जिक के नाम से, अर्थवर्म के नाम से जानते हो। कुल मिला के ये कहें कि जहां पर केचुआ होते हैं वहां की मिट्टी में पूरा बिल बना के वो रहते हैं। तो मिट्टी कैसी होती है? छिद्रित होती है। छिद्रित होती है, यहाँ पर मैक्रोपोर्स पाए जाते हैं। ये सब मैक्रोपोर्स दिख रहे हैं आपको, ये मैक्रोपोर्स हैं, ठीक है, मैक्रोपोर है। अब मैक्रोपोर है तो बहुत सीधी सी बात है कि यहां पर एयर भी आराम से जाएगा। यहां पर एयर, यानी कि मैं यहां पर O2 कर दूं, O2 आराम से इसमें जाएगा और वाटर भी आराम से जाएगा। एयर का जाना एरिएशन कहलाता है और वाटर का अंदर जाना इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक, चलिए अब कमेंट एक एक करके देख लेते हैं। अर्थवर्म क्रिएट मैक्रोपोर्स, अभी बोला हूं मैं, दैट अलाउ फॉर एयर एंड वाटर मूवमेंट, और इस पोर के माध्यम से एयर और वाटर दोनों अंदर जाएंगे। रिड्यूसिंग कंपैक्शन एंड इंक्रीज वाटर इनफिल्ट्रेशन, अगर ऐसा पोर न बना होता तो ये मिट्टी एकदम सॉलिड होता। सॉलिड होता तो ना तो हवा जा पाता ना तो पानी जा पाता, यानी कि कंपैक्ट होता, घना होता। लेकिन अभी छिद्रित है, स्पंज जैसा है, तो आराम से हवा पानी जा पा रहा है। ठीक, तो वाटर इनफिल्ट्रेशन जब होता है तो 90% वाटर इनफिल्ट्रेट हो जाता है। अभी बोला था मैं, जितना पानी गिरता है 90% पानी अंदर चला जाता है मिट्टी के अंदर, बाकी जो 10% इधर उधर बह जाते हैं। अगर कॉम्पैक्ट मिट्टी होता, छिद्रित ना होता, तो जितना पानी गिरता सारा पानी बह के निकल जाता। ठीक है, तो 90% वाटर क्या हो जाता है? इनफिल्ट्रेट हो जाता है। देयर बरोइंग मिक्सेस सॉइल लेयर, जब ये बिल बना के अंदर घुसते हैं तो मिट्टी को बाहर निकालते हैं, मल के द्वारा खा खा करके बाहर निकालते हैं। तो नीचे की मिट्टी ऊपर आती है, ऊपर की नीचे मिट्टी, ऊपर की मिट्टी नीचे जाती है, मिक्स होते हैं, तो सॉइल में क्या हो जाती है? मिक्सिंग हो जाती है। वाइल कास्टिंग मटेरियल इंक्रीज सॉइल स्टेबिलिटी, और जब ये अपना मल छोड़ते हैं बाहर की तरफ, अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए इस केचुए ने ये मल छोड़ा, यहाँ पर इस केचुए ने यहाँ पर मल छोड़ा, तो जो मल छोड़ते हैं उसमें म्यूकस की मात्रा भी रहती है, तो मिट्टी यहाँ का चिपचिपा रहता है। चिपचिपा रहता है तो जब भी बरसात होती है तो इस मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है, मिट्टी बह करके बहुत कम जाती है, मिट्टी स्टेबल हो जाती है। अगर ऐसा ना होता तो मिट्टी वहां से बह बह के पानी के साथ निकल जाती, मृदा अपर्दन हो जाता, सॉइल इरोजन हो जाता, मिट्टी का कटाव हो जाता। लेकिन चूंकि इसके मल में म्यूकस की मात्रा रहती है, इसीलिए ये मिट्टी चिपचिपा रहता है और वहां पर स्टेबल रहता है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए हमारे पास, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड फर्टिलिटी। अभी बोला हूं मैं, अभी कितना जबरदस्त डायग्राम दिखाया था मैं आपको, ये वाला डायग्राम देख लीजिए आप, ये कमेंट पढ़ लेते हैं। दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल, ये ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं, देखिए ये पत्तों वत्तों को खा करके डिकम्पोज कर रहे हैं। टर्निंग देम इनटू न्यूट्रिएंट रिच प्लांट फूड, और इनको जब मल के रूप में निकालते हैं, यहां पर ये मल के रूप में जो निकालते हैं, ये प्लांट के लिए फूड बन गया है। अब प्लांट इसको, इसके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। देयर गट प्रोसेसेस इंक्रीज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन द सॉइल, ये सब कहां से हुआ? इन पत्तों को खा करके न्यूट्रिएंट रिच यहां पर खाद निकाला गया, तो ये सब केचुए के आहार नाल में प्रोसेस हो पाया। ठीक है, देख लीजिए, तो उसमें क्या रहता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब न्यूट्रिएंट उनके मल में या कास्ट में रहता है। इसीलिए तो जिस खेतों में केचुए ज्यादा पाए जाते हैं, उस खेतों में प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। क्यों? केचुए के मल में इतना न्यूट्रिएंट होता है कि जो भी पौधा उगाओगे उसकी पैदावार बढ़ जाएगी। इसीलिए तो उसको बोला गया कि केचुए जो होते हैं किसानों के मित्र होते हैं, किसानों की मदद करते हैं, किसानों की जमीन में प्रोडक्टिविटी को, उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है वाटर रेगुलेशन। अभी बोला हूं मैं कि केचुए जहां पर रहेंगे, भाई ढेर सारे केचुए हैं, देखिए पूरा मिट्टी को स्पंज जैसा छिद्रित कर दिए हैं, तो पानी जितना भी गिरेगी 90% वाटर अंदर आ जाएगी, तो इस मिट्टी में नमी बनी रहेगा, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। बरोज असिस्ट, बोरोमन यानी कि बील, छेद, विद वाटर इनफिल्ट्रेशन, 90% वाटर फिल्ट्रेट हो जाता है बोला हूं, एंड स्टोरेज, और पानी को अंदर स्टोर करके रखते हैं। रिड्यूसिंग रन ऑफ, यानी कि पानी जो बह के निकल जाता है उसकी बहने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि पानी मिट्टी के अंदर घुस जाती है।
एंड इरोजन, और सॉइल का इरोजन भी रुक जाता है, मिट्टी का कटाव भी रुक जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये केचुए अपना जब मल निकालते हैं तो मल में चिपचिपे पदार्थ होते हैं, जिसकी वजह से मिट्टियां चिपक के रहती हैं, तो इतनी आसानी से मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए हम इस स्लाइड को भी सेव कर लेते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्या है देखिए, तो वेस्ट डिकम्पोजिशन। बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं कि पेड़ पौधे के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे पत्ते वत्ते गिरते हैं, फूल सूख करके गिर जाते हैं, फल सूख करके गिर जाते हैं, तने के कुछ टहनियां गिर जाते हैं, या फिर आप घर में जो साग भाजी सब्जी बनाते हो, जैसे गोभी का डंठल हो गया, है ना, मूली का डंठल हो गया, जो भी सब्जी भाजी बनाते हो उसके जो वेस्ट मटेरियल काट के निकाल देते हो, फेंक देते हो, उन सभी को जहां भी फेंकते हो आप, अगर वहां केचुआ है तो केचुआ उसको खा करके मल के रूप में खाद निकालता है। ठीक, तो वेस्ट मटेरियल को कितना जबरदस्त तरीके से डिकम्पोज करके उससे बेहतर तरीके से खाद बनाया जा रहा है। देखिए, तो वेस्ट डिकम्पोजिशन एंड बायो रेमेडिएशन। चलिए हम इस पे भी बात करेंगे, कमेंट पढ़ लेते हैं। अर्थवर्म एक्सीलरेट द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक रेसिड्यूज। ऑर्गेनिक रेसिड्यूज मतलब पेड़ पौधे के जो क्या बोलना चाहिए, वेस्ट मटेरियल होते हैं, सूखे पत्ते, सूखे फल फूल, उसके जड़ जो मिट्टी के अंदर है, जो जड़ मर चुका है, उसके तने, उसकी टहनियां जो मर चुके हैं, है ना, एंड हेल्प ब्रेक डाउन इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स। कि यदि किसी भी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड किसी मिट्टी में गिरा हुआ है, या कोई हैवी मटेरियल्स गिरा हुआ है, जैसे यहां लिख दूं मैं, पेस्टिसाइड या हैवी मटेरियल या हैवी मेटल, एंड कोई ऑयल गिरा हुआ है, छिड़काव किया था किसी किसान ने किसी खेत पर, तो वहां पर जो पेस्टिसाइड है, हैवी मेटल है, ऑयल गिरा हुआ है, इन सब की विषाक्तता को कम करने के लिए ये अर्थवर्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अर्थवर्म यदि हैं, केचुआ हैं, तो विषाक्तता वहां पर धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये सब क्या करते हैं, इन टॉक्सिक मटेरियल की टॉक्सिसिटी को कम कर देते हैं। ठीक है, चलिए कुल मिला के वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं, यूज करते हैं, और किसी भी जगह की टॉक्सिसिटी को कम कर देते हैं। यदि सॉइल में या मृदा में किसी प्रकार का कोई प्रदूषण हुआ है तो प्रदूषण को भी कम करते हैं। अगला हमारे पास है क्लाइमेट रेगुलेशन। वाइल दे कैन प्रोड्यूस CO2 थ्रू डिकम्पोजिशन। जब जब ये पेड़ पौधे के वेस्ट मटेरियल को, पत्तों को, लीफ को, तने को, डेड मटेरियल को जब डिकम्पोज करते हैं तो बदले में CO2 तो निकलता है, लेकिन जब ये मल निकालते हैं ना, तो मल में CO2 को भी, कार्बन को भी वहां पर स्टोर करके जमा कर देते हैं, यानी कि उन खेतों में कार्बन की मात्रा को भी बचा के रखते हैं। दे आल्सो हेल्प स्टेबिलाईज कार्बन इन द सॉइल थ्रू द क्रिएशन ऑफ कास्ट। जब भी वो मल निकालते तो मल में भी कार्बन की मात्रा जमा हो जाती है। केचुआ जहां होंगे वहां मल निकालेंगे, जहां मल निकालेंगे उसमें न्यूट्रिएंट तो है ही, कार्बन की मात्रा भी जमा हो रही है। भाई जब भी डिकम्पोजिशन कर रहे हैं CO2 तो निकल रहा है, ठीक है, तो CO2 सब भाग नहीं जाता है, कुछ कार्बन की मात्रा उनके मल के द्वारा भी वहां पर स्टोर कर दिया जाता है। अगला हमारे पास क्या देखिए, तो सपोर्टिंग बायोडायवर्सिटी। जिस जगह पे केचुआ ज्यादा हैं तो केचुआ खुद किसी और के लिए भोजन भी बन जाते हैं। जैसे दे प्रोवाइड ए वाइटल फूड सोर्स फॉर एनिमल्स सच एज बर्ड्स, हेजॉग एंड फ्रॉग। ठीक है, चिड़िया लोगों के लिए, ये कुछ हेजॉग है, मेमल है, इनके लिए, और कुछ मेंढक फ्रॉग के लिए ये भोजन के लिए, भोजन के रूप में भी उपलब्ध रहते हैं। ये बर्ड्स, हेजॉग और फ्रॉग भोजन के रूप में केचुए को यूज करते हैं, जिसकी वजह से इन सभी की डाइवर्सिटी उस जगह पे ज्यादा रहती है। इसलिए जहां पर केचुआ ज्यादा है वहां पर अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म भी ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो केचुआ को खाते हैं, इसलिए वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी आपको। चलिए थोड़ा नोट देख लेते हैं। नोट में क्या है कि अर्थवर्म डाइवर्सिटी इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग दीज सर्विसेज। कि यदि अर्थवर्म किसी जगह पे ज्यादा है तो अभी जो हमने 6 पॉइंट पढ़ा वो सब मेंटेन तो हो रहा है। एंड देयर प्रेजेंस इज ऑफन यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्दी प्रोडक्टिव सॉइल। और किसी मिट्टी में यदि अर्थवर्म पाए जाते हैं तो सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि उस मिट्टी की फर्टिलिटी, उस मिट्टी की प्रोडक्टिविटी, उपजाऊ क्षमता, उत्पादन क्षमता सबसे ज्यादा होगी।
यानी कि केचुआ है मतलब आपको ये इंडिकेट कर रहा है, आपको ये बता रहा है कि इस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता सबसे ज्यादा है, क्योंकि केचुआ जहां होते हैं वहां की मिट्टी प्रदूषित नहीं होती है, वहां पर एरिएशन अच्छे से होता है, वहां पर मॉइस्चर यानी कि पानी बेहतर तरीके से रुकता है, वहां पर पौधे के लिए न्यूट्रिएंट बेहतर तरीके से बनता है, खाद बेहतर बनता है, तो पौधे की प्रोडक्टिविटी बहुत ही जबरदस्त होती है। ठीक है बच्चों, चलो इसको भी हम लोग एक बार क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। चलिए देखिए, मैं जैसे बोला था आपको कि जो केचुए होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं, जो सॉइल के सरफेस पे पाए जाते हैं, अंदर नहीं घुसते ज्यादा, हाँ थोड़ा बहुत आ सकते हैं, थोड़े बहुत मिट्टी के लेयर में आ सकते हैं, बहुत अंदर नहीं जाते, उनको एपिजोइक अर्थवर्म कहते हैं। दूसरा, जो मिट्टी के अंदर रहते हैं उसको एंडोजोइक कहते हैं, पिछला क्लास देखिए आप। जो ऊपर रहते हैं ना, वो पेड़ पौधे से गिरे हुए वेस्ट मटेरियल, पत्ती वत्ती, फल फूल जो सूख गए हैं उनको खाते हैं। एंडोजोइक मिट्टी को खाते हैं, अंदर में उपस्थित मिट्टी को। और जो हमारे पास ये एनेजिक अर्थवर्म होते हैं ना, ये वर्टिकली यहाँ पर बील में रहते हैं, और ये पत्तों को भी खाते हैं और मिट्टी को भी खाते हैं, दोनों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अर्थवर्म इकोसिस्टम सर्विसेज की अर्थवर्म का हमारे पर्यावरण में, वातावरण में किस प्रकार का रोल है। तो सबसे पहले देखिए इकोलॉजिकल कैटेगरीज। अर्थवर्म को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एपिजेइक जो सबसे ऊपरी सरफेस पे पाए जाते हैं, एंडोजेइक जो सबसे अंदर पाए जाते हैं, एनेजिक जो कि वर्टिकल, इस प्रकार से वर्टिकल बिल बना करके रहते हैं। ठीक है, तो तीनों में देख लेते हैं अंतर। अभी मैंने बोला था कि एपीजे अर्थवर्म क्या होते हैं, सरफेस ड्वेलिंग अर्थवर्म, यानी कि सरफेस, ऊपरी सरफेस पे पाए जाते हैं। फीडिंग ऑन डिकेइंग प्लांट मटेरियल एंड एनिमल मटेरियल, जो भी पेड़ पौधे के गिरे हुए मटेरियल, पेड़ पौधे के वेस्ट मटेरियल गिरे हुए हैं जमीन के सरफेस पर, या एनिमल के जो मटेरियल गिरे हुए हैं सरफेस पर, उनको भोजन के रूप में खाते हैं। नीचे वाला देखिए तो एंडोजेइक अर्थवर्म, शैलो बोरोइंग अर्थवर्म, फीडिंग ऑन सॉइल, ये यहां पर हॉरिजॉन्टली ये बिल बना के रहते हैं और मिट्टी को भोजन के रूप में खाते हैं। और सबसे गहराई में कौन जाते हैं जी, एनेजिक, सबसे गहराई में जाएंगे ये। ठीक है, वर्टिकल बिल बनाते हैं, सबसे गहराई में जाते हैं, देख लीजिए। और दोनों प्रकार का भोजन करते हैं, मिट्टी भी खाते हैं और प्लांट के मटेरियल भी खाते हैं, पत्ते वत्ते जो ऊपर में गिरे हुए हैं। तो एनेजिक अर्थवर्म, डीप बोरोइंग अर्थवर्म, फीडिंग ऑन सॉइल एंड डिकेइंग प्लांट मटेरियल। ठीक है ना, बहुत अंदर अंदर तक धंसे होते हैं, दोनों को ये भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पौधे के डेड पार्टिकल को भी और मिट्टी को भी। चलिए अगला हमारे पास कॉलम के देखें तो सॉइल प्रोसेस, मिट्टी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला मिट्टी में क्या होता है, डिकम्पोजिशन। दूसरा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, और तीसरा सॉइल पोर क्रिएशन, और चौथा सॉइल एग्रीगेट फॉर्मेशन। क्या क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं, देखिए। डिकम्पोजिशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ लीफ लिटर एंड ऑर्गेनिक मैटर, जो भी एनिमल या प्लांट के पार्ट जमीन के सरफेस पर गिरे हुए हैं उसको सड़ाया जाएगा, क्या बोलना है, डिकम्पोज किया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, इनकारपोरेशन ऑफ लीफ लिटर इनटू सॉइल, और जो लीफ लिटर जो बाहर में पड़े हुए हैं, पेड़ पौधे के पार्ट जो पड़े हुए हैं, उनको मिट्टी के साथ मिक्स कर दिया जाएगा। अगला, स्टिमुलेशन ऑफ माइक्रोब, और जो वहां पर उस माहौल में जो बैक्टीरिया फंगस पनपते हैं उनको स्टिमुलेट किया जाएगा ताकि वो और सड़ाएं गलाएं, ताकि पूरा खाद बन जाए। ठीक है। अगला, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बता चुका हूं। रिलीज ऑफ नाइट्रोजन इन कास्ट, अभी बोला था मैं आपको कि कास्ट में क्या निकलता है, नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, ये ऊपर में देखिए, इस नाइट्रोजन को पौधे पुनः यूज करेंगे, अपना प्लांट का ग्रोथ डेवलपमेंट करेंगे, फिर जब पत्ते उत्ते गिर जाएंगे तो फिर केचुआ खाएंगे, फिर नाइट्रोजन निकालेंगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। देख लीजिए, न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर हुआ भाई, पत्ते से केचुए में आया, केचुए से फिर मिट्टी में खाद बन के आया, मिट्टी से फिर पौधे में गया। स्टिमुलेशन ऑफ माइक्रोब्स, इसके द्वारा भी जो वहां पर फंगस और बैक्टीरिया होंगे वो भी स्टिमुलेट होंगे, उत्तेजित होंगे। ठीक है। अगला, सॉइल पोर क्रिएशन, डीप वर्टिकल बोरोस, हॉरिजॉन्टल बोरोस नेटवर्क फॉर्म, फीडिंग एक्टिविटीज। अभी बोला था मैं आपको, देखिए सॉइल में पोर कौन बनाता है, मैक्रोपोर जो बनते हैं, ये सब मैक्रोपोर बने हुए हैं ना भाई। ये क्या बने हुए हैं जी,
ये देखिए जो बिल बना हुआ है मैक्रोपोर, ये भी मैक्रोपोर बना हुआ है। अब मुझे एक चीज बताइए, मैक्रोपोर बना कौन रहा है? ये एक तो एनेजिक अर्थवर्म, जो कैसा पोर बना रहा है बोलने पर, ये वर्टिकल है, वर्टिकल पोर है ये। और एंडोजेक जो बनाते हैं वो हॉरिजॉन्टल पोर। और ये हॉरिजॉन्टल वाले पूरा नेटवर्क बनाते हैं, पूरा नेटवर्क आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए ये देखिए पूरे नेटवर्क बन रहा है, देखिए तो हॉरिजॉन्टल वाले ये पूरे नेटवर्क बनाते हैं ऐसे, देखिए ये पूरा दिख रहा है ना आपको, पूरा नेटवर्क बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अगला हमारे पास क्या देखिए तो सॉयल एग्रीगेट फॉर्मेशन कि एक्सक्रीटेड म्यूकस मॉडिफाइड सॉयल इन केसेस। कहने का मतलब ये है कि ये जो अर्थवर्म है जब मल निकालते हैं, मल के साथ म्यूकस भी निकलता है, म्यूकस निकलता है तो मिट्टी चिपचिपा होता है, चिपचिपा होने की वजह से मिट्टी का कटाव नहीं होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कास्ट को बनाया जाता है, या जिस जगह पे ये केचुए बिल बनाते हैं जस्ट उसके ऊपर में कास्ट गिरा होता है, उनका मल गिरा होता है। ठीक है, इसकी वजह से मिट्टी चिपचिपे होते हैं तो मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है, नमी बनाए रहता है वहां पर। ठीक है, चलिए ये हमारा 3 कॉलम हो गया। अगला इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विस क्या क्या देखिए, वेस्ट रिसाइकलिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन, बायो रेमेडिएशन बोला था मैं। बायो रेमेडिएशन मतलब क्या होता है, किसी एनिमल का उपयोग करके किसी प्रदूषण को कम करना। जैसे मिट्टी में कोई पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है, हैवी मेटल पड़ा हुआ है, कोई ऑयल पड़ा हुआ है, मिट्टी प्रदूषित हो गया, उसको ठीक करने के लिए केचुओं का इस्तेमाल किया जाता है। वेस्ट रिसाइकलिंग में जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, पेड़ पौधे के जो डेड पार्ट है, पत्ते वत्ते फल फूल गिरे हुए, उनको रिसाइकल करना है, अभी बताया था मैं आपको। कार्बन एंड न्यूट्रिएंट रेगुलेशन, मल के द्वारा कार्बन, फिर न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब थे। ठीक, वाटर फ्लो रेगुलेशन, 90% वाटर क्या होता है बोला मैं, इनफिल्ट्रेट हो जाते हैं बोला था। सॉइल स्ट्रक्चर पोरस होते हैं बोला था मैं, मैक्रोपोर पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन सब की वजह से क्या होता है, बायोमास प्रोडक्शन। अगर इस प्रकार का मिट्टी है जहां पर केचुआ है तो वहां पर उस सॉइल में प्रोडक्टिविटी बहुत ही बेहतर होता है, जबरदस्त होता है। चलिए एक बार इसको सेव करते हैं, फिर इसकी कहानी समझेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ हम लोगों का। चलिए देखिए अब कि जो एपिजेइक अर्थवर्म है, जो ऊपर में ये अर्थवर्म पाए जाते हैं, ये थोड़ा बहुत मिट्टी में आ सकते हैं, यहाँ पर बहुत अंदर तक नहीं जाते, थोड़ा बहुत आ सकते हैं। अब देखते हैं इसका रोल क्या क्या भाई, है ना। देखिए तो ये ऊपर में जो पेड़ पौधे के पार्ट गिरे होते हैं डिकम्पोजिशन करता है, न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग करता है, और सॉइल का पोर क्रिएशन करता है। भाई ऊपर का थोड़ा बहुत पोर बना सकता है, अभी बोला हूं मैं, ऊपर का थोड़ा बहुत पोर यहां पर बना सकता है। ठीक, ये तीनों काम हो गया। अब इन तीनों को देखिए, इन तीनों में रोल किसका है, एपीजे अर्थवर्म का। फिर इन तीनों का रोल कहां कहां पे हो रहा है देख लो भाई, ये वाटर रिसाइकलिंग डिटॉक्सिफिकेशन करता है, कार्बन न्यूट्रिएंट रेगुलेशन करता है, देखिए। ठीक, फिर इधर वाटर फ्लो भी करता है, सॉइल स्ट्रक्चर मेंटेनेंस, यानी कि एपीजे अर्थवर्म इन सभी प्रकार के इकोसिस्टम के कार्य को करता है। जो 4 प्रकार के कार्य दिख रहे हैं, एपीजे अर्थवर्म इन चारों कार्य को करते हैं। ठीक है, इस एरे को देख के समझिए कौन क्या करता है। चलिए फिर अगले की अगर हम बात करें, हमारे पास क्या देखिए तो ये एंडोजोइक की बात करते हैं, जो अंदर में हॉरिजॉन्टल पाई जाती है, ये इनका क्या रोल है देख लीजिए। ये क्या करते हैं देखिए तो, ये अंदर में है तो ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन डिकम्पोजिशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये तो अंदर है ना, पत्ते वत्ते तो ऊपर में गिर रहे हैं, इसलिए ये ऊपर वाले को डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, अंदर में मिट्टी खाते हैं ये लोग। ठीक है ना, तो इसीलिए डिकम्पोजिशन में इनका काम नहीं आएगा भाई। ठीक, सॉइल पोर क्रिएशन बनाएंगे, बिल्कुल नेटवर्क बनाते हैं पूरा हॉरिजॉन्टल। अगला सॉइल एग्रीगेट म्यूकस निकाल लेंगे मल के द्वारा, ये हो गया। अब इनमें क्या क्या रोल देखिए, ये यहां से फिर वेस्ट रिसाइकलिंग डिटॉक्सिफिकेशन, कार्बन न्यूट्रन रेगुलेशन, फिर वाटर फ्लो रेगुलेशन, फिर सॉइल स्ट्रक्चर मेंटेनेंस, बाकी ये पर सब काम करेंगे। तो एंडोजेक भी चारों प्रकार के इकोसिस्टम सर्विस को करते हैं, बस मिट्टी में डिकम्पोजिशन की काम को नहीं करते हैं, इसको याद रखना। अगला देखते हैं एनर्जिक, जो कि वर्टिकल पोर बनाते हैं और सबसे गहराई में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये
क्योंकि ऊपर में पाए जाते, बोला देखिए ये डिकम्पोजिशन भी करेंगे, ऊपर है ना, तो डिकम्पोजिशन भी करेंगे, न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग भी करेंगे, सॉइल में पोर भी बनाएंगे, वर्टिकल पोर बनाते हैं, ठीक है, और सॉइल में ये मल भी निकालेंगे, जिसकी वजह से मल कैसे हो जाएगा, चिपचिपा होकर के मिट्टी के कटाव को कम करेगा। अगर ये चारों हुआ तो फिर ये सभी कार्य को करेंगे, 4 प्रकार के फंक्शन को करेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि एनर्जिक अर्थवर्म भी चारों कार्य को करता है, ठीक है। तो यहां पर जो याद रखने वाली बात हमारे पास ये थी कि एपिजेइक अर्थवर्म जो सबसे ऊपर में है, वो अंदर सॉइल एग्रीगेट फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ऊपर में है तो अंदर जाके मल ना वो, तो ये नहीं कर पाया। और जो सबसे अंदर में है, ऊपर जाकर के डिकम्पोज नहीं कर पाएगा। बस इतना अंतर है, बाकी सब सेम होगा सबके लिए, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला अर्थवर्म नीचे जाकर के मिट्टी को एग्रीगेट नहीं कर पाएगा, और नीचे वाला एंडोजिक अर्थवर्म ऊपर जाकर डिकम्पोज नहीं कर पाएगा, बाकी सब एक दूसरे का काम को करेंगे। इस प्रकार से किसी सॉइल की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी। चलिए इसको सेव करते हैं हम लोग। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कि अर्थवर्म का मिट्टी में क्या रोल है, हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ लगातार मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।